आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका KTV उर्दू कश्मीर में। मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद मसूद बुखारी। नाजरीन किराम, आपको बताते हैं कि इस वक्त यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का इजलास लगातार जारी है और इस इजलास में अभी तक कई एक ममालिक के सरबराहान ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया और अपनी राय सामने रखी कि किस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त कोविड-19 के बीच में अपने मुल्कों की इक्तिसादियात को बेहतर बनाने के लिए आगे बढ़ा जा सकता है और कैसे इन मामलात से निपटा जा सकता है। ग्लोबल चैलेंज के हवाले से भी कई एक ममालिक के सरबराहान ने बात की, लेकिन यहां सबसे बड़ा मसला यह आ जाता है कि जब भारत और पाकिस्तान आमने सामने आते हैं तो पूरी दुनिया की नजरें इन दो ममालिक के सरबराहान पे टिकी रहती हैं। जैसा कि गुज़श्ता दिनों हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से रजब तैयब अर्दगान, जो कि तुर्की के सदर हैं, उन्होंने किस प्रकार से अचानक अपनी तकरीर के अंदर जम्मू कश्मीर के मामले को लाया और इस तरीके से उन्होंने ये कहा कि ये एक बारूद पे सुलगता हुआ ऐसा मामला है जिसे अगर फौरी तौर पे हल न किया गया तो पूरे खित्ते के अंदर नुक्से अमन का खतरा बना ही रहेगा। इसमें उन्होंने यूएन पे जोर दिया था कि इस मामले को लेकर के फौरी तौर पे सालसी की जाए और फौरी तौर पर इस मसले का हल किया जाए। लेकिन कल आपको याद होगा कि रात के 9:30 के करीब पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने यूएन जनरल असेंबली में अपने वर्चुअल खिताब के जरिए एक मरतबा फिर भारत पर कई एक इल्जामात लगा दिए और इस तरीके से उन्होंने अपने इल्जामात में भारत को यह कहा कि वो न सिर्फ अकलियतों के लिए एक बड़ा खतरा है, बल्कि उन्होंने भारत पर कई दीगर इल्जामात लगाते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाया। अपनी बातचीत के दौरान इमरान खान ने कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर गैर बराबरी का सिलसिला मुकम्मल तरीके पर जारी है और अवाम अदम तहफ़्फ़ुज़ के बीच में जिंदगी जी रहे हैं। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा पर जोर दिया कि फौरी तौर पर इस मामले को हल किया जाना चाहिए क्योंकि एक बर्निंग इशू है और यही शायद एटमी जंग का सबब भी बन सकता है। गो खुले आम इमरान खान ने यह बात ऐलान कर दी कि अगर किसी भी तरीके से दो मुल्कों के दरमियान कोई भी तनाव बढ़ जाता है तो वो एटमी जंग से भी पीछे नहीं रहेंगे, क्योंकि इमरान खान ने अपनी तकरीर के दौरान यह बात वहां पर वाज़ेह कर दी कि कई बार उनकी सरहदों की तरफ भारत की तरफ से ऐसी हरकतें की जाती हैं जिनको अभी तक टॉलरेट किया जाता रहा है, लेकिन अगर पानी सर के ऊपर से चला गया तो वो अपनी बका की जंग के लिए किसी भी हद को जा सकते हैं। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा पर जोर दिया कि वो अपने चार्टर्स के ऐन अनुसार न सिर्फ जम्मू कश्मीर के मसले को हल करें बल्कि बरसगीर के अंदर अगर अमन कायम करना है तो जम्मू कश्मीर के मसले को फौरी तौर पे हल करना होगा। इमरान खान की इस तकरीर के बाद भारत की तरफ से भी सख्त तरीन रद्द अमल देखने को मिले और इस रद्द अमल में भारत की तरफ से यह कहा गया कि इमरान खान ने बार बार न सिर्फ भारत के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करने की कोशिश की है, लेकिन उन्हें यह बात अब भूल जानी चाहिए कि जम्मू कश्मीर का राग अलाप के वो कोई बड़ा मामला हल करवा सकते हैं या कोई बड़ी पेशरफ्त कर सकते हैं या दुनिया में वो हीरो बन सकते हैं। अब भारत के तर्जमान जो अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर भारत पर कुछ इस तरह के इल्जामात लगाए हैं जिसमें अक़लियतों के हवाले से बात की गई, जिसमें मुसलमानों के हवाले से बात की गई है, सरासर बेबुनियाद हैं। जबकि इमरान खान की तकरीर में इस तरह की कुछ बातें कही गई जिसमें न सिर्फ मुसलमानों के लिए यह मुल्क एक बहुत बड़ा खतरा करार दिया गया बल्कि इसमें ईसाइयों और सिखों की बात भी की गई। इमरान खान ने अपनी तकरीर के दौरान जम्मू कश्मीर के मामले के हवाले से 5 अगस्त के फैसले को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खुली खिलाफवर्जी करार देते हुए कहा कि यह यूएन चार्टर्स की खुला मुखालफत है और इसे एक जंगी जुर्म भी तस्वुर किया जाना चाहिए। क्या कुछ इमरान खान ने कहा, पहले आपको यह दिखाते हैं और उसके बाद दिखाते हैं कि भारत का रद्द-ए-अमल क्या कुछ था। Ladies and gentlemen, I'm honored to address the United Nations General Assembly once again. I congratulate His Excellency Mr. Volkan Bozkır on his election as the President of the 75th session of the General Assembly. We also appreciate the skillful leadership of the outgoing President, His Excellency Tijani Mohammad Bande, especially during the COVID-19 crisis. We commend the leadership of the Secretary General in these extremely turbulent times. Mr. President, since my government assumed office, our consistent effort has been to fundamentally transform Pakistan. We envisage Naya Pakistan to be modeled on the principles of the state of Medina
established by a holy prophet, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A just and humane society where all government policies are directed at lifting our citizens out of poverty and creating a just and equitable dispensation. To achieve this goal, we need to have peace and stability. Thus, our foreign policy aims to have peace with our neighbors and settle disputes through dialogue. Mr. President, the 75th anniversary of the United Nations is an extremely important milestone, as this is the only body in the world that can help us achieve our goals of peace and stability in our neighborhood. This is also time for us to reflect whether, as the United Nations, we have been able to realize the promise we collectively made to our peoples. Today, the foundations of the world order, non-use of or threat of unilateral force, self-determination of peoples, the sovereign equality and territorial integrity of states, non-interference in their internal affairs, international cooperation, all these ideals are being systematically eroded. International agreements are being flouted and set aside. Renewed great power rivalries are leading to a new arms race. Conflicts are proliferating and intensifying. Military occupation, illegal annexations are suppressing the rights of human beings to self-determination. According to the respected professor Noam Chomsky, mankind is at even a greater risk than it was before the First and Second World Wars in the last century. And this is because of the threat, increased threat of nuclear war. Mr. President, the pandemic was an opportunity to bring humanity together. Unfortunately, it has instead fanned nationalism, increased global tensions, and given rise to racial and religious hatred and violence against vulnerable minorities in several places. These trends have also accentuated Islamophobia. Muslims continue to be targeted with impunity in many countries. Our shrines are being destroyed. Our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam insulted. The Holy Quran burnt. And all this in the name of freedom of speech. Incidents in Europe, including republication of blasphemous sketches by Charlie Hebdo, are recent examples. We stress that willful provocations and incitement to hate and violence must be universally outlawed. This assembly should declare an international day to combat Islamophobia and build a coalition to fight the scourge that splits humanity. Mr. President, for over 72 years, India has illegally occupied Jammu and Kashmir against the wishes of the Kashmiri people and in blatant violation of the resolutions of the Security Council and indeed its own commitments to the people of Kashmir. On 5th August last year, India illegally and unilaterally sought to change the status of the occupied territories and deployed additional troops, bringing the total number to 900,000, to impose a military siege on 8 million Kashmiris. All Kashmiri political leaders were incarcerated. About 13,000 Kashmiri youth were abducted and thousands tortured. A complete curfew was imposed, accompanied by a total communications blackout. Indian occupation forces have used brute force, including pellet guns against peaceful protesters, imposed collective punishments, including the destruction of entire neighborhoods, and extrajudicially murdered hundreds of innocent young Kashmiris in fake encounters, refusing even to hand over their bodies for burial.
The Kashmiri media and those daring to raise their voice are being systematically harassed and intimidated through the use of draconian laws. All of this is well documented in the reports of the United Nations High Commissioner for Human Rights, communications from the Special Rapporteurs of Human Rights Council, statements from human rights and civil society organizations. The international community must investigate these grave violations and prosecute the Indian civil and military personnel involved in state terrorism and serious crimes against humanity being perpetrated, I'm sad to say, with complete impunity. The objective of this brutal campaign is to impose what the RSS BJP regime has itself called the final solution for Jammu and Kashmir. To this end, the military siege is being followed by moves to change the demographic structure of the occupied territory. This is an attempt to obliterate the distinct Kashmiri identity in order to effect the outcome of a plebiscite envisaged in the UN Security Council resolutions. This action is in violation of the UN Charter, Council resolutions, and international law, particularly the Fourth Geneva Convention. Changing demographic structure of occupied territory is a war crime. Mr. President, the brave Kashmiri people will never submit to Indian occupation and oppression. Their struggle is indigenous. They are fighting for a just cause, and generation after generation have laid down their lives to rid themselves of Indian occupation. The government and people of Pakistan are committed to standing by and supporting their Kashmiri brothers and sisters in the legitimate struggle for self-determination. Mr. President, in order to divert attention from its illegal actions and atrocities in Indian-occupied Jammu and Kashmir, India is playing a dangerous game of upping the military ante against Pakistan in a nuclearized environment. Despite constant Indian provocations and ceasefire violations along the line of control and the working boundary, targeting innocent civilians, Pakistan has exercised maximum restraint. We have consistently sensitized the world community about a false flag operation and another ill-conceived misadventure by India. My parents, Mr. President, were born in the colonial India, and I was the first generation that grew up in an independent Pakistan. I want to make it clear that any attempt by the fascist, totalitarian, RSS-led Indian government to aggress against Pakistan will be met by a nation that will fight for its freedom to the end. Mr. President, there will be no durable peace and stability in South Asia until the Jammu and Kashmir dispute is resolved on the basis of international legitimacy. Kashmir has been rightly described as a nuclear flashpoint. The Security Council must prevent a disaster conflict and secure the implementation of its own resolutions, as it did in the case of East Timor. The Council has considered the situation in Jammu and Kashmir 3 times in the past year. It must take appropriate enforcement actions. It must also take steps to protect the Kashmiris from an impending genocide by India. Pakistan has always called for a peaceful solution. To this end, India must rescind. To reach this end, India must rescind the measures it has instituted since 5th August 2019, end its military siege and other gross human rights violation, and agree to resolve the Jammu and Kashmir dispute in accordance with the relevant UN Security Council resolutions, and of course, the wishes of the people of Kashmir. जी हाँ, ये तो थे पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, जो यूएन जनरल असेंबली में अपने वर्चुअल खिताब के जरिए जम्मू कश्मीर
के साथ साथ भारत के अंदर मुसलमानों की बात भी कर रहे थे और साथ में कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर के खित्ते में अगर फौरी तौर पर अमन को बहाल करना है तो इसके लिए बातचीत को आगे बढ़ाना होगा और इसके साथ ही अक़वाम मुत्तहिदा को अपना रोल निभाना होगा। नाज़रीन, आपको बताते हैं कि जो ही ये बयान वर्चुअल तरीके से यूएन जनरल असेंबली के अंदर रखा गया तो उसके बाद यहां भारत के अंदर इमरान खान की तकरीर एक मरतबा फिर बाइस से मुबाहिसा बन गई। जैसा कि रजब तैयब अर्दगान की तकरीर के बाद भारत ने कई बार उनसे कहा कि वो अपने मुल्क की बका की बात करें और तुर्की को कोई हक नहीं बनता कि वो पाकिस्तान या हिंदुस्तान के तल्लुकात पे या जम्मू कश्मीर के मामले पर कोई बात करे, क्योंकि वो नहीं इसमें कोई पार्टी है, नहीं उसके पास कोई हक बनता है। उन्होंने कहा कि तुर्की को फौरी तौर पे अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ आपको बताते हैं कि इमरान खान की तकरीर ने कई एक मुबाहिसे शुरू कर दिए हैं, क्योंकि ये दूसरी बार लगातार इमरान खान की तरफ से जम्मू कश्मीर के मामले पर बात थी जो काफी देर तक चली। आपको बताते हैं कि तकरीबन 6.5 या 7 मिनट लंबी कश्मीर पर जारी तकरीर में इमरान खान ने भारत पर कई इल्जामात लगाए, जबकि गोधरा वाक़े और उसके साथ साथ गुजरात राइट्स और दीगर मामलात को लेकर के भी भारत पर कई निशाने साधे और एटमी जंग और एटम बम इस्तेमाल करने की धमकी भी दे डाली। इस हवाले से भारत का कहना है कि वो मुकम्मल तरीके पर अपने पड़ोसी मुल्क को जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि पड़ोसी मुल्क को चाहिए कि वो अपने कश्मीर की खैर मनाएं, क्योंकि उन्हें अब यह खदशा जग उठा है कि कहीं भारत, जिसे यहां मकबूजा कश्मीर के नाम से जाना जाता है, कहीं उस पे हमला ना कर दे। आपको नाज़रीन बताते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान को लेकर के या सीपैक को लेकर के भारत के कई एक खदशात हैं, जिसमें चाइना भी एक पार्टी बनने की कोशिश करता है, क्योंकि चाइना की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट इस वक्त सीपैक पे लगी हुई है, जिसके चलते पाकिस्तान के लिए इस वक्त इस राहदारी को महफूज रखना एक बहुत बड़ा अना का मामला बन चुका है। अगरचे इस मामले को लेकर के इस वक्त चाइना के साथ भी भारत के तल्लुकात बेहतर नजर नहीं आते और अफवाज किसी भी अनटूवर्ड कड़ी के लिए मुकम्मल तरीके पर तैयार है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से दिए गए यूएनओ में बयान ने न सिर्फ दोनों मुल्कों के तल्लुकात में और ज्यादा तलखी पैदा कर दी, बल्कि यह कह सकते हैं कि शाह महमूद कुरैशी ने भी इब्तिदाई खुतबे के दौरान यूएनओ में जम्मू कश्मीर के मामले पर बात की थी, जिसका जवाब भारत के तर्जुमान ने फौरी तौर पर दिया था। इस हवाले से नाज़रीन आपको पता होना चाहिए कि इब्तिदाई खुतबे में यहां पे रिफॉर्म्स की जब बात आती है यूएन के अंदर, तो बेटर रिफॉर्म्स के हवाले से नरेंद्र मोदी ने भी बात की थी। नरेंद्र मोदी ने बेटर रिफॉर्म्स के हवाले से क्या कुछ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से वर्चुअल खिताब के दौरान कहा था, आपको पहले ये बात दिखाते हैं। We are adopting today acknowledges that work still needs to be done in preventing conflict, in ensuring development, in addressing climate change, in reducing inequality, and in leveraging digital technologies. The declaration also acknowledges the need for reform of the United Nations itself. We cannot fight today's challenges with outdated structures. Without comprehensive reforms, the UN faces a crisis of confidence. For today's interconnected world, we need a reformed multilateralism that reflects today's realities, gives voice to all stakeholders, addresses contemporary challenges, and focuses on human welfare. India looks forward to working with all other nations toward this end. Thank you. Namaste. जी हां, ये तो थे भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी, जिन्होंने वर्चुअल खिताब के जरिए न सिर्फ
अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर कई एक रिफॉर्म्स की बात की थी, बल्कि उन्होंने ये कहा था कि कॉन्फ्लिक्ट्स और मामलात को हल करने के लिए सभी को साथ मिलकर चलना होगा। हालांकि नाज़रीन, आपको पता होना चाहिए कि अक़वाम मुत्तहिदा के दौरान में जो कोई भी तकरीर होगी उसको इस बार वर्चुअल तरीके से रखा गया है। अगरचे गुज़श्ता कल की अगर हम बात करते हैं तो इमरान खान ने जो इल्जामात लगाए उनके जवाब के लिए आज नरेंद्र मोदी वर्चुअल तरीके से बाज़ाब्ता तौर पर भारत की रहनुमाई करेंगे यूएन जनरल असेंबली के अंदर। तो यूएन जनरल असेंबली के अंदर क्या कुछ कार्रवाई रहेगी, कल का हम पूरा प्रोग्राम जो है कोशिश करेंगे इस पर ले जाने की, ताकि मुकम्मल तरीके पर दिखा सकें कि दो पड़ोसी ममालिक के दरमियान जो तलखियां बढ़ रही हैं 5 अगस्त के बाद जो वाकयात आए और इमरान खान की तरफ से जो बार बार बातें आई वो किस प्रकार की थी। हालांकि अगर आपको यह भी याद होगा, गुज़श्ता वर्ष डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक बिजनेस मीट के दौरान इमरान खान ने एक मरतबा फिर उस वक्त यूएन जनरल असेंबली के बाद जब उन्होंने एक जबरदस्त तकरीर वहां पर की थी और उस वक्त वो काफी ज्यादा सुर्खियों में आ गए थे। उसके बाद उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को बताया था कि वो कश्मीर पर सालसी करने के लिए आ गया है, क्योंकि अमेरिका से बेहतर कोई मुल्क नहीं हो सकता, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें यकीन दिलवाया था कि वो इस मामले पर बात करेंगे। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से कहा था कि वो जम्मू कश्मीर के मामले पर सालसी के लिए तैयार हैं, जबकि भारत ने अपने दिफा में यह बात बताई थी कि उन्हें किसी तीसरे मुल्क की सालसी की कोई भी जरूरत नहीं है और हम अपने मामलात को मिल बैठ के हल करेंगे। लेकिन वक्त चूंकि ऐसा आ गया कि एक तरफ से चाइना लद्दाख की तरफ से पेशरफ्त करने की कोशिशें कर रहा है, पाकिस्तान के साथ भारत और के तल्लुकात जो हैं वो बेहतर नहीं है, किसी भी तरीके से टेबल पर आने के कोई चांसेस अभी फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि ट्रैक 2 ट्रैक 3 पर डिप्लोमेटिक तरीके से कोशिशें की जा रही है कि इन दो एटमी ममालिक को फौरी तौर पर न सिर्फ इकोनॉमिकली मिलाया जाए आपस में, बल्कि यह भी कोशिश की जाए कि किसी तरीके से खुदा ना करे कि दो एटमी ताकतें किसी भी महाज पे जाकर के आपस में टकरा जाएं, जिससे खुदा ना खास्ता पूरा खित्ता जो है वो झुलस सकता है। इस मामले को लेकर के आपको बताते हैं कि जब कल नरेंद्र मोदी की जो तकरीर जो हम आपको दिखाएंगे, जो आज शाम गए वो कौम के नाम और खासकर अगर हम बात करते हैं अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर अपने मुल्क के मौक़िफ़ को रखेंगे, उसमें जो कुछ भी कहेंगे तो वो सारी चीजें जब सामने आ जाएंगी तो एक ट्रैक का पता चलेगा कि दो मुल्कों के दरमियान जो तलखियां हैं बिल आखिर वो कहां तक जाकर के पहुंचेगी और क्या वाकई तौर पर मुस्तकबल करीब में कोई इस तरह का चांस बन सकता है जिसमें भारत और पाकिस्तान रूबरू आए, टेबल पर आए, मामलात पर बात करें, कोई इस तरह की बात करें जिसमें जम्मू कश्मीर समेत तमाम ऐसे तस्फिया तलब मामलात पर बात हो सके। क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर गुज़श्ता बरस 3 मरतबा आपको याद होगा कि बंद कमरे के अंदर भी कश्मीर पर चाइना की तरफ से मीटिंग बुलाई गई और इस तरीके से यूएन चार्टर्स की जब हम बात करते हैं तो इसको लेकर के पाकिस्तान बार बार इस मौक़िफ़ को रख रहा है और गुज़श्ता बरस भी इमरान खान ने इसकी पुरज़ोर वकालत की। और इस साल का अगर हम गुज़श्ता कल की ही बात करें तो जो अभी तकरीर हमने आपको दिखाई उसमें जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए और जिस अंदाज में उन्होंने कश्मीर को वहां पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश की, भारत का क्या कुछ मौक़िफ़ होगा वो सारा कुछ सामने आ जाएगा जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जो हैं वो यूएन जनरल असेंबली के अंदर अपने खिताब में क्या कुछ कहते हैं वो सारा आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। हाँ, इतना जरूर है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो बातचीत के लिए बीच में बात की गई थी कि वो बीच में आएंगे और किसी तरीके से सालसी करेंगे, जिसको भारत में हर किसी मुल्क को, ये इतना ही नहीं है कि सिर्फ अमेरिका को, बल्कि ये भी आपको याद होगा कि एक मरतबा तुर्की की तरफ से भी और ईरान की तरफ से भी ये पेशकश रखी गई थी कि पाकिस्तान और भारत को नजदीक लाने के लिए वो सालसी करेंगे। लेकिन भारत ने किसी भी सालसी को बिल्कुल मुस्तरद करते हुए कहा कि दो मुल्कों के अंदरूनी मामला थे जो आपसी बातचीत के जरिए हल किए जा सकते हैं। बातचीत कब होगी, किन हालात में होगी, किस तरीके से इसके लिए ट्रैक बनेगा, क्या वाकई तौर पर दो एटमी ममालिक कभी नजदीक आ सकते हैं या चाइना का इख्लाफ जो है वो कहीं ना कहीं पर जो पाकिस्तान की पुष्टपनाही इस वक्त है इस मामले को लेकर के, अगर ये सारे मामले जोड़ करके देखें तो फिलहाल कोई इस तरह की बात नजर नहीं आती है। लेकिन हमारी नजर इन सारे हालात पर बनी रहेगी और कोशिश करेंगे कि जिस तरह से लोगों ने इसे अपने अपने तरीके से पेश करने की कोशिश की, और खासकर आजकल सोशल मीडिया की अगर हम बात करते हैं, दीगर मीडियम्स की बात करते हैं, तो कल जब इमरान खान ने तकरीर की तो लगभग ये कह सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान के अंदर रहने वाले तकरीबन सभी लोगों ने जिसके हाथ भी ये तकरीरें लगती हैं वो अपने तरीके से शेयर कर सकते हैं। लेकिन इन तकारीर के नताइज क्या होंगे, किस तरीके से इस पर अमल पैरा किया जा हो सकता है, कैसे भारत इस पर रिएक्ट करेगा और किस तरीके की हिकमत अमली होगी, चूंकि एक बैनुल अक़वामी फोरम के अंदर
जब बात रखी जाती है तो इसके असरात कुछ अलग से होते हैं। इन मामलों को लेकर के भारत की पॉलिसी क्या होगी और मुल्की सतह पर इसमें क्या कुछ नया आएगा, शायद जो कुछ भी अपडेट्स होंगे हम कोशिश करेंगे आप तक पहुंचाने के लिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। हमें दीजिए आज के शुमारे से इजाजत। खुदा हाफिज नासिर।